नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो माय डियर पेरेंट, शाम के 5 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हो साइंस वाले क्लास में, जहां पर आज देखेंगे हम बायोलॉजी के जानदार शानदार प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस। और आप जानते हो कि जो आधे घंटे क्लास में मैं आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। और आपके लिए एक और खुशखबरी, जो आपकी स्पेशल क्लास हुआ करती थी रात के 10 बजे अनअकैडमी पे जो रात के 10 बजे हुआ करता था, वो अब टाइम स्लॉट हो गया है 5:30 बजे। बिल्कुल याद रखना, 5:30 बजे। यार देखो, फ्री क्लासेस है, वहां आओ। वहां कई सारे फायदे। पता है क्या फायदा? पहला फायदा कि सबके कमेंट्स ले पाता हूं। दूसरा फायदा कि आपके स्कोर दिखते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या है। यार तैयारी करो ढंग से और जबरदस्त तरीके से, जॉब ले लो, इस बार चूको मत, ठीक है। कई बच्चे ऐसे फ्रस्ट्रेट हैं कि सर क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यार मैं भी परेशान हूं, पता नहीं सरकार क्या कर रही है, लेकिन बस यही विश्वास जताते हैं कि एग्जाम पेपर होगा, जरूर होगा, ठीक है। और ये देखो, कई सारे बच्चे परेशान हैं पीडीएफ को लेकर। सर पीडीएफ आप नहीं देते हो। भाई यहाँ पे जुड़ जाओ, जीएस बाय रोहित बाबा पे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जैसे जुड़ोगे पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो अनअकैडमी पे क्लासेस होंगी 5:30 बजे, मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, ताकि उस लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे क्लास पे। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लो। और यहां पे ज्वाइन करोगे तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि यहां पे आप कमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां पे आप कमेंट्स कर पाओगे, यहां पे आप जवाब सवाल कर पाओगे मेरे से, ठीक है बच्चे। आई बात समझ में? चलिए तो चलते हैं और देखते हैं। यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी करें रोहित सर के साथ। कहां पे? अनअकैडमी पे। बिल्कुल यार देखो, और इस कह रहे थे ना, इस वीक से क्लासेस आ रही है पॉलिटी की, तो ये टेक्निकल कुछ ग्लिच के कारण हो नहीं पाया, लेकिन मैं आपको ये श्योर दिलाता हूं कि आपको जैसे ही लाइनअप होता है, मैं आपको डेट बता दूंगा कि किस डेट से किस तारीख से ये लाइनअप हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो जुड़िए हमारे साथ, बिल्कुल आप अपने तैयारी को एक नया रूप प्रदान करिए, नया रूप दीजिए। जो बैच ये 15 जून से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? 15 जून से। और 22 तारीख से आकाश सर का मैथ भी शुरू हो गया, आलोक सर का हिंदी भी शुरू हो जाएगा, रितिका मैम का रीडिंग भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक कंप्लीट बैच मिलेगा आपको यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में, ठीक है। या एसआई कांस्टेबल कुछ भी तैयारी करो, रीजनिंग तो आएगा ना, तो बिल्कुल यू कैन ज्वाइन, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। सवाल नंबर 1, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लासिया। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से पढ़ना, जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सर सेल और टिश्यू जो हमारे शरीर के अंदर मरेगा, उसको हम क्या कहेंगे? आप जवाब दो, तब तक मैं आपको कुछ एडिशनल बताऊं। अगर मैं सेल की बात करूं तो सर सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी। सेल की खोज की बात करें तो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडन एंड स्वान ने। स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया। अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये तो एडिशनल फैक्ट था। अब आपका सवाल का जवाब, जो जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को हम नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। यानी जो सेल या वो टिश्यू हमारे अंदर मर, उसे हम नेक्रोसिस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चे? नेक्रोसिस कहेंगे, याद रखना। क्या कहेंगे? नेक्रोसिस कहेंगे, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शन है, जो आप जानते हो रोहित सर की जो एक्सप्लेनेशन, चारों ऑप्शन को जब तक हम ना बता आपको तब तक संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिलिया की बात करें। सर न्यूट्रोफिलिया क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस है, यानी ब्लड में न्यूट्रोफिल की कमी, न्यूट्रोफिल की उच्च संख्या, बढ़ोतरी। यानी कहता क्या है कि न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटिस, या कभी कभी न्यूट्रोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूट्रोफिल के ल्यूकोसाइटोसिस है, यानी रक्त में न्यूट्रोफिल की बढ़ोतरी को हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। नेफ्रोसिस, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है सर? ये किडनी वाली डिजीज, यानी किडनी। नेफ्रॉन क्या किडनी है? तो नेफ्रोसिस वृक्क की बीमारी, किडनी डिजीज को हम नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोपैथी कहते हैं। और नेक्रोसिस क्या है?
तो कोशिकाओं और जीवित ऊतक की मृत्यु को जो नया नाम दिया वो नेक्रोसिस कहते हैं। नियोप्लासिया, शरीर में कोशिकाओं या ऊतकों की अनियंत्रित या असामान्य वृद्धि, जिसे हम कैंसर कह सकते हैं डियर, या असामान्य वृद्धि को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहता है। ट्यूमर को हम कैंसर कहते हैं और ट्यूमर या कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। ओंकोलॉजी, देखते जाना कितने सारे सवाल आपको मिल रहे हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, द लोगो ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, अभी हाल में गुजरा है 21 जून, इंक्लूड्स विच ऑफ दिस मार्क्स, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों में इनमें से कौन सा निशान शामिल है? पृथ्वी, पत्ते, हाथी या सूर्य? क्वेश्चन नंबर 2, चलो बताओ। अभी हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस गुजरा है, सबने बिल्कुल अच्छे अच्छे पोज देकर फोटो खिंचाया, आप लोगों ने भी खिंचवाया होगा पोज में, तो जरा बता दो, लोगों तो देखा होगा। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों में कौन सा निशान शामिल है, जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों की बात करेंगे तो सर पृथ्वी है, पत्ते हैं और सूर्य है। हाथी का कोई काम नहीं है भैया, हाथी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों में नहीं है। क्या नहीं है, याद रखना, लोगों में हाथी नहीं है। आगे देखें, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं या मोदी गवर्नमेंट है, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि भाई यूएनओ के द्वारा अगर इसे घोषित करवा देना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैंने क्या कहा था, पृथ्वी देखो, ये दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, तो पृथ्वी, सूर्य, पत्ते ये सब के सब हैं, हार्मोनियन पीस। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? 2019 एंड 20 में योगा दिवस का योगा थीम क्या था? ये बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है मेरे? तो सर लोगों में दोनों हाथों की तह योग का प्रतीक है, ऐसे जो भूरे रंग की पत्तियां पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, हरी पत्तियां प्रकृति का प्रतीक है, नीला जल तत्व का प्रतीक है, चमक अग्नि तत्व का प्रतीक है और सूर्य ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डेप्थ सवाल आएगा तो समझना। जो पीसीएस वाले हैं बंदे, उनको जानना जरूरी है। आप रेलवे वाले हो, एसएससी वाले हो, इतना डेप्थ नहीं पूछा, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। नहीं, 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति है। यह तिथि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। तो 21 जून को हमेशा लंबा दिन होता है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब फिर एक होमवर्क दे रहे हैं आपको। जब 21 जून को लंबा दिन होगा तो सर छोटा दिन कब होगा? छोटा दिन कब होगा? पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क कि दो ऐसे डेट हैं जो दिन और रात बराबर होते हैं। तो होमवर्क क्या था? 2019-20 का थीम योगा दिवस का। दूसरा होमवर्क कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जब बड़ा होगा तो छोटा दिन कब होगा और दिन और रात कब बराबर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद। यार देखो, कर लिया करो ये ना, इससे क्या होगा कि आप जब ढूंढोगे, सर्च करोगे, पढ़ोगे तो खुद से ढूंढा हुआ चीजें हमें आसानी से याद होती है। ठीक है माय डियर? विच क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सी बीमारी को पूरी तरह से सफाया कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया है? स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट, याज या ऑल ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस डिजीजेज हैज बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सी बीमारी का उन्मूलन किया गया है, सफाया किया गया है? चेचक है, रिंडरपेस्ट है, याज है या ये सभी है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? कौन सी बीमारी का उन्मूलन किया गया है सर? ये ऑल ऑफ दीज है। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज बच्चे। किस बीमारी का उन्मूलन किया गया? ऑल ऑफ दीज का किया गया। रिंडरपेस्ट का तो 2011 में कर दिया गया है, बिल्कुल। याज भी है, स्मॉल पॉक्स भी है और रिंडरपेस्ट भी है। ठीक है, तो कहता है सर 1980 में चेचक का उन्मूलन हुआ है। WHO के अनुसार चेचक का आखिरी प्राकृतिक मामला 1977 में सोमालिया में देखा गया था। सोचो, प्रकोप। सोमालिया जो सबसे भ्रष्ट राष्ट्र है, सबसे भ्रष्ट राष्ट्र, जो करप्शन इंडेक्स है ना, उसमें सबसे भ्रष्ट राष्ट्र कौन है, देश कौन है? सोमालिया है। ठीक है,
ऑक्टोपस क्या है? ऑर्थोपोडा है, एकिनोडर्म है, हेमिकॉर्डेट है या मोलस्का है? क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्टोपस क्या है? ऑर्थोपोडा, एकिनोडर्म, हेमिकॉर्डेट या मोलस्का? क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा? मोलस्का है। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्का है। सर ऑक्टोपस फाइलम जो है वो मोलस्का का एक प्राणी है, और ऑक्टोपस की बात करें, इसका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। नहीं तो मोलस्का का एक प्राणी है। मुलायम मोलस्क में कठोर खोल होता है, कठोर कवर इसका कठोर होता है, जो उसके नरम शरीर की रक्षा करता है। हालांकि उनमें से कुछ सेल गायब या मुश्किल से दिखाई देता है, जैसे ऑक्टोपस और सीप। देखो सीप देखते हो, कवर उसका कितना हार्ड होता है, अगर हार्ड नहीं हो तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, ये मोलस्का ग्रुप से संबंधित है। हार्मोन इंसुलिन क्या है? द हार्मोन इंसुलिन इज अ ग्लाइकोलिपिड, फैटी एसिड, पेप्टाइड या स्टीरोल? अब जवाब दो, तब तक मैं आपको हार्मोन के बारे में, थोड़ी इंसुलिन के बारे में जानकारी दूं। इंसुलिन की बात करें, इसकी खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की है। बेंटिंग एंड बेस्ट ने की है। इसके कमी से हमें डायबिटीज देखने को मिलता है, लेकिन इसके बढ़ोतरी से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो हार्मोन इंसुलिन क्या एक हार्मोन है? कई बार पूछा जा चुका है, और हार्मोन की कमी से ही हमें डायबिटीज होता है। तो हार्मोन इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। क्या है माय डियर? हार्मोन इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड है, जो कहां से निकलेगा? तो सर पैनक्रियाज के लैंगरहैंस के बीटा सेल से उत्पादित इंसुलिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, वसा और स्टार्च को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। हार्मोन इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड है। क्या है? एक प्रकार का पेप्टाइड है। याद रहेगा, हार्मोन इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? पेप्टाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ? भारी शराब का सेवन करने वाले लोग आमतौर पर कैसे मर जाते हैं? क्या उन्हें ब्लड कैंसर होता है, या लीवर और स्टमक कैंसर होता है, या हृदय की जो मांसपेशी के कमजोर पड़ने से हृदय का संकुचन यानी क्या हो जाएगा? विकनिंग हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, या सिरोसिस होगा? भारी शराब का सेवन करने वाले लोग आमतौर पर मरते हैं कौन सी बीमारी से? रक्त कैंसर, सिरोसिस, यकृत या आमाशय का कैंसर, या हृदय की मांसपेशियों के कमजोर पड़ने से हृदय का संकुचन? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो बच्चों। हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ? भारी शराब का सेवन करने वाले लोग आमतौर पर मरते हैं, रीजन क्या है? तो भारी शराब का सेवन करने वाले लोग आमतौर पर मर जाते हैं, रीजन क्या है? सिरोसिस। रीजन है सिरोसिस। क्या बच्चों? सिरोसिस है। कैसे? कई लोग सोच रहे होंगे सर ऑप्शन थर्ड ना होगा, बिल्कुल समझते हैं। सिरोसिस की बात करेंगे कि यकृत रोग की एक जटिलता है। सिरोसिस एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर डिजीज है, जिसमें यकृत की कोशिकाओं की हानि, यकृत के अपरिवर्तनीय निशान शामिल है। देख रहे हो, यह लीवर है, ये देखो क्या मस्त शराब चखना उखना सब रखा है, बिल्कुल आई बात समझ में? तो सिरोसिस क्या है? एक ऐसा डिजीज है, ज्यादा शराब पिएंगे, लीकर लेंगे तो क्या होगा? सिरोसिस होगा, जो एक लीवर डिजीज है, लीवर डैमेज होगा हमारा। और शराब और वायरल हेपेटाइटिस बी और सी सिरोसिस के सामान्य कारण है। सिरोसिस के सामान्य कारण है। शराब हो गया, वायरल हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। हेपेटाइटिस बी, सी, ए और एड्स की जांच की जाती है एलिसा टेस्ट से। किससे? एलिसा टेस्ट से। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसेज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज काउज द जीरोपैथालमिया? निम्नलिखित में से कौन सी कमी शुष्का छिपाक का कारण बनती है? क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल आसान सवाल, बताइए क्या होगा? कौन सी कमी शुष्का छिपाक का कारण बनती है? बिल्कुल सोचना, इसके बाद जवाब देना। प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, हार्मोन होगा, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7।
क्या होगा? थोड़ा सा मैंने खीला है आपसे, थोड़ा सा मैंने शरारत किया है। अरे सर विटामिन, कौन सा विटामिन? जीरोपैथालमिया की बात करेंगे। देखो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जीरोपैथालमिया भी होगा, जिसमें लैक्रीमल ग्लैंड हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, आंसू ग्रंथि बिल्कुल सूख जाती है। तो विटामिन ए की कमी से होगा। मैंने क्या किया, विटामिन ए ना लिखा, सीधा दे दिया विटामिन की कमी से। तो रतौंधी पूछे या जो पूछे, विटामिन ए की कमी से जीरोपैथालमिया होगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? कैरेट। क्या माना जाएगा? कैरेट माना जाएगा विटामिन का। विटामिन की खोज किसने की? काश्मीर फ्रैंक ने। काश्मीर फंक ने किया है। याद रहेगा। विटामिन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन सर? एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में क्या होगा? मुख्य रूप से बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल में ए डी ई एंड के, ए डी ई एंड के। और बी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी ग्रुप, जिसमें मैंने ट्रिक से समझाया था आपको कि B1 B2 B3 को, B5 B5 B7 B9 B12 को क्या कहते हैं। और एक मात्र सा विटामिन B12 जिनमें से कोबाल्ट पाया जाता है, जिनमें कोबाल्ट नामक एलिमेंट पाया जाता है। किसमें? B12 में, जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 या कोई परेशानी समझने में? उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से। अगर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो जरा लाइक बटन ठोकना, सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा घुमाया हुआ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 9 कैलोरीज, 1 कैलोरी, 4 कैलोरी या 8 कैलोरी? जल्दी। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा हमें? चावल से। किससे मिलेगा? चावल से मिलेगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रदान करता है? हाँ बच्चे याद रखना, 5:30 बजे, अभी जैसे क्लास खत्म होगा 5:30 बजे जुड़ेंगे हम अनअकैडमी पे। 5:30 बजे जुड़ेंगे अनअकैडमी पे, बिल्कुल। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना और बिल्कुल पहुंचना वहां पर बहुत फायदा है, जुड़ना जरूर, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां पे मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, जल्दी मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रदान करता है? सर ये 4 कैलोरी प्रदान करेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रदान करेगा? 4 कैलोरी प्रदान करेगा। अगर कैलोरी की बात करेंगे सर, ऊर्जा को मेजरमेंट करते हैं कैलोरी में, ऊर्जा को मेजरमेंट करते हैं किसमें? कैलोरी में। तो कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी प्रदान करता है। कितना? 4 कैलोरी प्रदान करता है। और प्रोटीन प्रति ग्राम 4 कैलोरी प्रदान करता है। और वसा कितना? 9 कैलोरी। देखो सबसे ज्यादा हमें वसा से मिलता है फैट से, इसलिए देखो पेट वगैरह बढ़ता है ना। तो वसा प्रति ग्राम 9 कैलोरी, प्रोटीन प्रति ग्राम 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 कैलोरी प्रदान करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, इसके साथ ही प्रोटीन बता दिया, इसके साथ ही वसा बता दिया। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग किसके रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, हीमोफीलिया, एनीमिया, कैंसर या टीबी। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग किसके रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? हीमोफीलिया के लिए, एनीमिया के लिए, कैंसर के लिए या टीबी के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा सा हिंट मिला था आपको, जवाब बताना चाहिए था। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आप हीमोफीलिया या एनीमिया मत मार देना, कोबाल्ट को देखिए। क्यों? क्योंकि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, मैंने भी कहा था। किसके उपचार के लिए? कैंसर के उपचार के लिए। 24 मार्च टीबी दिवस, याद रखना। और एक बैक्टीरियल डिजीज है, कौन बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
कोबाल्ट थेरेपी, रेडियोसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप कोबाल्ट 60 से कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए गामा किरणों का उपयोग करते हैं। ये एक नया सवाल है। देखो किनमें से किस किरणों का या कौन सा रे का हम यूज करते हैं कैंसर के इलाज में? गामा किरणों का यूज करते हैं चिकित्सा उपयोग में। किसका? गामा किरणों का यूज करते हैं। और सर चिकित्सा में रेडियम का उपयोग आज इतना आम हो गया है कि रेडियम थेरेपी द्वारा हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, डायबिटीज, इसके बाद कटिस्नासुल, मूत्रमार्ग, गठिया और यहां तक कि नपुंसकता भी। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर आर एंटीबॉडीज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, यकृत या हृदय? वेयर आर एंटीबॉडीज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में, यकृत में या हृदय में? ये भी थोड़ी सी डेप्थ सवाल है। अरे सर ब्लड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। किस में करते हैं बताओ? देखो एक प्लाज्मा हो गया और एक ब्लड कॉर्पसल्स। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाएगा। किसमें? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाएगा, याद रखना। किसमें? प्लाज्मा में। क्योंकि और एंटीबॉडी प्लाज्मा में, अरे बात समझ में, लिक्विड पार्ट है ये लिक्विड पार्ट है। ये क्या है? लिक्विड पार्ट है। ठीक है, याद रहेगा। क्योंकि जो भी हमारे पूरे बॉडी में अगर ऑक्सीजन ट्रेवल करता है तो किसके जरिए? हीमोग्लोबिन के जरिए। और हीमोग्लोबिन में 2 चीजें, हीमेटिन जो आयरन कंपाउंड है और ग्लोबिन जो प्रोटीन है। और यही लिक्विड पार्ट है जिसके जरिए पूरे बॉडी में हम अगर इसीलिए देखते हो कि मेडिसिन की तुलना में अगर मैं इंजेक्शन देता हूं तो वो जल्दी जो बीमार है वो ठीक हो जाता है। रीजन बिहाइंड कि 20 सेकेंड में पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल कर जाता है मेडिसिन। तो किसके जरिए? प्लाज्मा के जरिए। ठीक है, और देखते हैं। तो रक्त में एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं और एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्रवाह के माध्यम से ट्रैवल करेगा और रक्त के तरल भाग में पाए जाते हैं। और जो हमारे बॉडी की बात करें, जो इम्यून सिस्टम है, शरीर में बाहरी घुसपैठी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, या जो भी, उसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज? एक नवजात शिशु का औसत भार क्या होगा? बच्चा जन्म लेता है तो उसका औसत भार क्या होगा? तो एक नवजात शिशु का औसत भार क्या होगा? 3.5 kg। 3.5 kg। ठीक है। कहता है सर एक नवजात शिशु का औसत जन्म भार लगभग 7.5 पाउंड या 3.5 किलोग्राम होता है, जबकि 5.5 पाउंड या कहें 2.5 किलोग्राम और 10 पाउंड यानी 4.5 किलोग्राम के बीच सामान्य माना जाता है। लेकिन एवरेज कितना है? 3.5 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि समान तौर पर लड़के आमतौर पर लड़कियों की तुलना में थोड़ी भारी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये देखो, ये मजेदार चीज कि पहले बच्चे जब जन्म होगा तो आमतौर पर बाद के भाई बहनों की तुलना में हल्के होते हैं। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। हाउ वाज द सेशन? सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और देखो 15 मार्च से जो बैच चल रहा है यूपी जी के यानी लेखपाल का, और कमिंग डेज में आपके बैच देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस कोड, रेफरल कोड याद रखना बाबा10, जिससे आपको 10% का रिबेट मिले। और अभी जुड़ो 5:30 बजे। कहाँ पे? अनअकैडमी पे, जहां हमारे क्लासेस होंगे अभी 5:30 बजे। ठीक है। तो जुड़ने का तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाकर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ जैसे मोबाइल नंबर फिट करेंगे, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो खुद ले लेगा। फिर जाके आप ये 3 जो लाइनिंग दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे सर्च करना रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम सर्च करने के बाद यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ स्पेशल पे क्लिक करोगे। फिर मेरा नाम सर्च करना रोहित कुमार। जैसे सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा। फिर मुझे नोटिफाई करना या फॉलो कर लेना। ठीक है। ये तो हो गया फ्री क्लासेस की। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़ते हो तो मैं वहां पे लिंक डाल दूंगा, अभी तुरंत मिल जाओगे। ठीक है। अगर आपको प्लस पे जुड़ना है तो आप एसएससी एग्जाम सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। जरूर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। फिर सर कितने मंथ के लिए जुड़े? तो कम से कम 12 मंथ या फिर 24 मंथ।
12 मंथ का फी है सर 7200 और 12 ये 24 मंथ का और 12 मंथ का फी है 6000। अगर आप कोड यूज करते हो जो मेरा रेफरल कोड है बाबा10 अप्लाई करोगे तो सीधा 10% रिबेट हो जाएगा कितना 5400 पे। ठीक है, तो पेड कैसे करना है? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, अगर आप अदरवाइज आपके पास डेबिट कार्ड है एटीएम कार्ड है तो आप पे कर सकते हो आसानी से। बस रेफरल कोड याद रखना बाबा10। ठीक है, चलिए, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर सर आप नहीं समझ पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे हो तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।